गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल IAS क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा मैं रोज़ाना आपको बताता हूँ, हम पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। मैं सुबह उठ के 3 घंटे पहले क्रिटिकल एनालिसिस करता हूँ दोनों न्यूज़पेपर का, द हिंदू का और इंडियन एक्सप्रेस का। फिर क्वेश्चन निकालता हूँ। और आप भी मेरे साथ क्रिटिकल एनालिसिस करने लग गए, तो क्यों ना आप क्वेश्चन भी निकालें। मान लिया कुछ 10 क्वेश्चन मैंने निकाल दिए, 10 क्वेश्चन आपने निकाल दिए, तब तो हमारा 100% ठीक हो जाएगा। करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन नहीं गलत हो सकता। हमारा मिल के जो टारगेट है वो लबासना, और हमारा जो कंपटीशन है सभी का वो है यूपीएससी के पेपर सेटर के साथ। हमारा मुकाबला पेपर सेटर के साथ है, हमारा किसी इंस्टीट्यूट के साथ नहीं है करंट अफेयर्स में। तो हमारी अप्रोच ही अलग है। इसलिए आप और प्रोएक्टिव हो जाइए, क्वेश्चंस भेजिए। तो आज हम चलते हैं द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस और क्वेश्चंस पे। सबसे पहले चलते हैं एडिटोरियल पेज पे। फर्स्ट अमंग फर्स्ट, ये रोजाना न्यूज आ रही है। अब नॉर्दर्न आयरलैंड पे, द ग्रोथ ऑफ सिन फिन इन नॉर्दर्न आयरलैंड इज सिग्निफिकेंट इन इटसेल्फ। जो मैं ऐसे न्यूज़ लेता हूँ ना, एडिटोरियल से रोजाना लेता हूँ, इसका मतलब एक क्वेश्चन आपके प्रीलिमिनरी में आया हुआ है। ये मान के चलो 26 मई को यू विल फाइंड वन क्वेश्चन ऑन नॉर्दर्न आयरलैंड। ये ऐसे क्वेश्चन जनरली जो है डर जाते हैं बच्चे कि ये क्या है, बैकग्राउंड नहीं पता होता है। मैंने इसको कंप्लीट जो है इसका रिसर्च कर दी। 1998 गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, उसके बाद द ट्रबल्स, उससे पहले जो वायलेंस हुए थे वहाँ पे। अब इसमें क्या है, ये दो न्यूज़ आई है, एक तो एडिटोरियल पेज पे और एक लास्ट वर्ल्ड पेज पे। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि सिन फिन के जो लीडर है मिकेले ओ नील, ये फर्स्ट नेशनलिस्ट फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड बनी है। इससे सारी पॉलिटिकल लैंडस्केप वहाँ का चेंज हो गया, क्योंकि सिन फिन जो है उसको हाईएस्ट वोट मिले 2022 में। इट अमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी। अब 1998 गुड फ्राइडे एग्रीमेंट जो द ट्रबल्स के बाद जो है हुआ था, उसमें अब जो है ये आयरलैंड का जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो यूके के साथ चला गया, और आयरलैंड सेपरेट कंट्री है जिसकी डबलिन कैपिटल है। ठीक है, तो अब क्या है कि नॉर्दर्न आयरलैंड के भी मेजोरिटी जो वोटर्स हैं वो स्टिल यूके में रहना चाहते हैं। और जो ये सिन फिन जो पार्टी है ये अब यूनिफिकेशन चाहती है आयरलैंड के साथ, कि नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड मिल जाएं। तो इस पर बातचीत चल रही है, इसलिए ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। और कल भी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बना के दिया था। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। अब ये देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ये देखिए, सिन फिन हैज़ बिकम ए पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स इन नॉर्दर्न आयरलैंड। देखिए, अब आपको मैं समझा रहा हूँ, मैंने काफ़ी क्लियर कर दिया, एनालिसिस कर दिया। अब आपको सिन फिन बहुत आसान लगेगा। जब 26 मई को बच्चे एग्जाम में बैठे होंगे वो कहेंगे सिन फिन कहाँ से आ गया। ये 99% बच्चे ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। ये आपके अनकन्वेंशनल है, जिसको आप मोस्ट डिफिकल्ट कहते हैं। मैं इनको मोस्ट ईजी मानता हूँ। और वर्ल्ड की न्यूज़ जितनी भी है ना, वर्ल्ड के क्वेश्चन आएंगे आपके 10-15 जितने भी आएंगे, वो मोस्ट ईजिएस्ट होते हैं। ये मेरी बात को याद रखना आप। देन मिकेले ओ नील ऑफ सिन फिन इज फर्स्ट नेशनलिस्ट फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड। इसके बनने के बाद ये सारी डेवलपमेंट हो रही है। देन आयरलैंड इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री एट प्रेजेंट एंड मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। नॉर्दर्न आयरलैंड इज प्रेजेंटली पार्ट ऑफ यूके। देखो, ये आपको क्लियर नहीं था, क्यों? क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। जब से कल से न्यूज़ इतनी आई है, मैंने इसकी पूरी रिसर्च की, तब मेरे अब समझ आ गया, ये क्रिस्टल क्लियर हो गया कि नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड, यूके, यूरोपियन यूनियन सब क्लियर हो गया। इसलिए मैं आपको क्लियर कर पाया।
तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है अब आपके लिए, और आप सारे ही कर लोगे इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम चलते हैं डाटा पॉइंट पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पंचायत पे, कल भी पंचायत पे आया था और आज भी ऑटोनॉमी पे, पंचायत की ऑटोनॉमी पे। कल तो ये बताया गया था कि 1% जो फाइनेंस है पंचायत, वो अपने आप जो है रेज करती हैं, बाकी मैक्सिमम सेंटर से आता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट आती है। और उसमें ये भी बताया गया था भी कौन कौन से हेड्स हैं जहाँ पंचायत रेज करती है अपने फाइनेंस से 1%। तो आज ये जो है फिर आया है आर्टिकल, हायर ऑटोनॉमी ऑफ पंचायत लीड्स टू बेटर हेल्थ आउटकम्स। ये आर्टिकल क्यों इम्पोर्टेंट है आप बताइए। ये आर्टिकल आपको मेन में जीएस पेपर में, उसके बाद न्यूज़ जो आपका एस्से है वहाँ लिखने में काम आएगा। ऐसे इसमें से निकाल के लिखोगे, ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको किसी किताब में जो ये लिखे हुए हैं चीज़ें, ये निकाल के लिखोगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टडी है, उससे रिपोर्ट जो है, उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर पंचायत्स एंड एम्पावरमेंट्स ऑफ लोकल लीडर्स, उसमें द सुपीरियर आउटकम्स आते हैं, बेटर गवर्नेंस एंड सुपीरियर आउटकम्स। यदि ऑटोनॉमी ज़्यादा मिलेगी तो बेटर आउटकम्स आते हैं। खास करके इन्होंने लिखा है कि पंचायत विच हैव ए बेटर से ओवर पावर पीपल एंड मनी आल्सो फीचर ऑन हाई ऑन हेल्थ न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन। ये डायरेक्टली जो है इसका रिलेशन है, दीज आर को रिलेटेड, कि जितनी ऑटोनॉमी बढ़ती जाएगी पंचायत की ग्रास रूट लेवल पे, उतने ही हेल्थ आउटकम ज़्यादा आएंगे। कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंट स्टेट्स की दी गई है स्टडी। देन आप ये एक बार ना इसको, आप एक बार इसको पढ़ो। और इस रिपोर्ट का नाम है, आरबीआई टाइटल ये पिक्चर में दिखा रखी है, फाइनेंसिस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, फाइनेंसिस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये आरबीआई की रिपोर्ट है। कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया है कि आपके हेल्थ आउटकम्स जैसे पोस्ट नेटल चेकअप्स, प्री नेटल चेकअप्स, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ जाती हैं यदि पंचायत को ज़्यादा पावर है तो, रूरल एरियाज़ में डिस्पेंसरी क्लिनिक्स बेटर होंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होगा, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, ये सब फैसिलिटी जो है विल बी बेटर इफ़ देर इज़ हायर ऑटोनॉमी ऑफ पंचायत्स। मैं इस आर्टिकल को लाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि पंचायत पे आपके एक क्वेश्चन मेन में ज़रूर आएगा, पिछले साल नहीं आया आपका। तो इस तरह के आप तैयार करोगे तो आपके मार्क्स करीब करीब 60 to 65% देगा एक क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर, और अप्रिशिएट करेगा आपके आंसर को। तो इसमें आप छोटे छोटे 4-5 पॉइंट लिख लीजिए और नोट्स बना लीजिए, और बाद में इसको रिवाइज करेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। और ये किसी बुक में नहीं मिलेगा ऐसे कभी भी ऐसा, ठीक है। अब हम चलते हैं टेस्ट एंड कंटेस्ट पे। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑन म्यांमार, सिविल वार एंड इंडियाज इंटरेस्ट। देखो हमारा एक क्वेश्चन नेबर जो कंट्रीज हैं उस पर आएगा, एक या दो क्वेश्चन, म्यांमार देन मालदीव्स, these are two very important, then Red Sea, so we have to take care। अब इसमें देखिए म्यांमार सिविल वार, वहाँ पर आप सभी को पता है मिलिट्री गवर्नमेंट है, सिविल वार चला हुआ है, थ्री ब्रदर अलायंस और जो इथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पीपल डिफेंस फोर्सेस हैं, वहाँ जो है। और आरकन आर्मी ने अभी प्लेटवा, उनका एक सिटी है चीन स्टेट में, कॉमर्शियल सिटी है प्लेटवा, उसको कैप्चर कर लिया आरकान आर्मी ने, जो कि उसके अगेंस्ट लड़ रही है ये मिलिट्री के। उसके बाद ये क्या डेवलपमेंट नहीं हुई है, इसलिए ये आर्टिकल आया है, ठीक है। आरकन आर्मी ने कैप्चर कर लिया प्लेटवा इन चीन स्टेट विच लाइज ऑन म्यांमार
वेस्टर्न बॉर्डर्स विद बांग्लादेश एंड इंडिया। अब इससे क्या डेवलपमेंट हुई है? सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है कि हमारा जो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है वो डिले होता जा रहा है, क्योंकि बहुत समय पहले आरकन आर्मी के अगेंस्ट भारत सरकार ने एक्शन लिया था। अब ये आरकन आर्मी है, इसका जो झुकाव है वो है चाइना की तरफ। चाइना इज वेरी क्लोज टू म्यांमार नाउ। तब आप देखिए, अब ये पूछ सकते हैं आपसे प्रीलिमिनरी में, प्लेटवा जो है ये कॉमर्शियल टाउन है, कौन सी रिवर पे? इट इज़ ऑन कलादान रिवर। इट इज़ ऑन कलादान रिवर। अब हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो म्यांमार में है वो डिले हो गई अब। और इस प्रोजेक्ट का जियो इकोनॉमिकल जियो पॉलिटिकल जो है, अब हमें कई फ़ायदे थे और अब काफ़ी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो समुद्र से जुड़े हुए हैं वो इसी से हम जोड़ना चाहते थे। अब इसमें आप ये देखिए, मैप देखिए, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लेटवा भी देख सकते हैं, इंडिया के बॉर्डर पे है, बांग्लादेश के बॉर्डर पर, चीन स्टेट में। देन सिटवे पोर्ट को कोलकाता से जोड़ा जाना है, और ये सारे जो है आपके एजावल, मिजोरम, ये सारे जुड़ने हैं कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। अब ये आप एक इसमें टेबल देखिए, टेबल 1, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की। ये देखिए, पहला कलकत्ता टू सिटवे शिपिंग से है, देन सिटवे टू प्लेटवा रिवर कलादान से इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, देन प्लेटवा टू इंडो म्यांमार बॉर्डर, देन बॉर्डर पर आने के बाद NH-54 से इंडिया का रोड से है। ये ऐसे क्वेश्चंस वो एग्जामिनर वो लाता है, उसको पता है ये क्वेश्चन किसी किताब में नहीं है, तो आपने इस आर्टिकल को पढ़ के और इस पे आप नोट्स बनाइए आप। और मेन जो इसमें ये है कि भाई चाइना जो है, चाइना इज ए एक तो परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो म्यांमार उस पर डिपेंड करता है। फिर चाइना उनको अब कई प्रोजेक्ट जो है, देर आर मैनी प्रोजेक्ट ऑफ चाइना नाउ इन म्यांमार। तो ये सारा आपने पढ़ के और इस पे ये देखना है कि इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का जो मिजोरम का जो बॉर्डर है वो कलादान प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है हमारा। तो आपने अच्छी तरह से इसके नोट्स बना लीजिए। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। अब मैंने आपको बताया प्लेटवा इज ए कॉमर्शियल टाउन ऑफ म्यांमार ऑन द कलादान रिवर। ये इंपॉर्टेंट है कि कलादान रिवर पे है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। देन अराकान इथनिक ग्रुप इज इन म्यांमार। अराकान इथनिक ग्रुप पूछ लिया तो आप कई बार बांग्लादेश से कंफ्यूज कर सकते हैं। देन प्लेटवा इन चीन स्टेट हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय अराकान आर्मी इन म्यांमार। तो ये तो मैंने इसमें से लाइन निकाली है, आप 4-5 क्वेश्चन और निकाल सकते हैं भी। चाइना का जो है क्या कंट्रीब्यूशन है म्यांमार में, वाई म्यांमार इज इनक्लाइन टू चाइना। हमारा ये जो है कलादान जो मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट क्यों डिले हो रहा है, इससे क्या लॉस होगा हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो ट्रेड वहाँ से होता है ना, चिकन आपकी जो है नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको कहते हैं, वो जो है वो डिफ़िकल्ट है वहाँ से ट्रेड। यहाँ से आसान है समुद्र से और लैंड से इस प्रोजेक्ट से। तो इसीलिए ये आर्टिकल आया है, आपको ध्यान से पढ़ना है। और इंडिया में हमारे रिलेशंस पूछेंगे तो ये तो लिखना पड़ेगा इसमें से काफ़ी कुछ आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप अच्छी तरह से पढ़िए इसको। अब एक देखिए आप इसमें स्पॉटलाइट पे बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है एनवायरनमेंट की, और एग्जामिनर भी जो है ऐसे क्वेश्चन देता है जो कहीं भी आपको किताबों में नहीं मिलता जनरली। अब ये स्पॉटलाइट देखिए, हिंदू में स्पॉटलाइट पे तमिलनाडु की इंडस्ट्रीज़ का जो है उन्होंने वेस्ट डिस्पोजल इश्यूज बताए, बल्क वेस्ट डिस्पोजल इश्यूज क्या हैं वो बताए गए हैं। उन्होंने पिक्चर दिखाई है एक,
नॉन रिसाइक्लेबल पैकिंग मटेरियल, स्टीरोफोम ऐसे क्वेश्चन बड़े देते हैं वो। क्या होती है स्टीरोफोम? इट इज़ नॉन रिसाइक्लेबल पैकिंग मटेरियल। टाइल्स, सिरेमिक्स, मेडिकल यूज, ये नॉन रिसाइक्लेबल है। इस आर्टिकल में यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लेदर इंडस्ट्री के बारे में बताया। एक तो हैजार्ड्स वेस्ट क्या होता है और नॉन हैजार्ड्स वेस्ट क्या होता है, ये आप लास्ट उसमें देखना। स्टैंडिंग आउट लेदर इंडस्ट्री के अंदर पढ़ना, इसमें दोनों की दोनों एग्जाम्पल दिए। इम्पोर्टेंट ये है कि अब हर एक स्टेट में ये प्रॉब्लम है, जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल इज ए बिग इशू। ये एनवायरनमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसमें जैसे लेदर इंडस्ट्री का बताया है कि भी कौन कौन से जो है हैजार्ड्स केमिकल हैं। हैवी हैजार्ड्स केमिकल वो होते हैं जिसमें हैवी मेटल जैसे लेड वगैरह ये सारे होते हैं। अब आपसे ये पूछ सकते हैं लेदर इंडस्ट्री में कौन कौन से हैवी मेटल्स निकलते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। यहीं से आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे मरकरी भी है और आपका कैडमियम, लेड, ये जो भी जैसे लेदर इंडस्ट्री का इन्होंने दिया है इसमें आप पढ़ो तो लेदर इंडस्ट्री में नॉन हजार्डस एंड हजार्डस केमिकल, इन दोनों का में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। दोनों की डिस्पोजल अलग हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे टेनरीज है, टेनरीज में कौन कौन से केमिकल निकलते हैं, कौन से हजार्डस केमिकल हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं, कैंसर, अस्थमा, ये सब। और ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे इनके पोल्यूटेंट बताइए, आपको लेदर इंडस्ट्री के पोल्यूटेंट बताइए। जैसे इस तरह के जो है आपसे इन आर्टिकल में से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे मैंने बताया आपको स्टाइरोफोम, ये मैंने सुनी है लेकिन इसके बारे में पूरी डिटेल नहीं पता। आप इसको पढ़िए कौन से नॉन रिसाइक्लेबल हैं। ये सभी स्टेट पर लागू होता है वेस्ट डिस्पोजल। और इसमें जो कानून है स्टेट वाइज अलग अलग है, और सेंटर के जो कानून है वो आपको पता होना चाहिए। जो अमेंडमेंट हुए रूल्स वेस्ट डिस्पोजल का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का, ये इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से डालता है एग्जामिनर। उनको पता है कि ये बुक्स में नहीं मिलेगा, किसी मटेरियल में नहीं मिलेगा। अब इस पे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका मैंने क्वेश्चन छोटा सा निकाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोल्यूटेंट फ्रॉम लेदर इंडस्ट्रीज। देखो क्रोमियम है, मरकरी है, लेड है, तीन तो मैंने निकाल दिए हैवी जो मेटल हैं, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब लास्ट पेज पे आप वर्ल्ड पेज पे देखिए, मालदीव का ना बहुत क्लियर पिक्स दिए इन्होंने। मालदीव का जो न्यूज़ है, अब देखिए इसको, मालदीव प्रेसिडेंट में जो वॉज टू बूस्ट डिफेंसेस आफ्टर टेलिंग इंडियन ट्रूप्स टू लीव। एक तो इन्होंने क्लियर कट कह दिया कि यहाँ से इंडियन ट्रूप्स को भेजा जाए, मालदीव से खाली किया जाए, विड्रा किया जाए इंडियन ट्रूप्स फ्रॉम द मालदीव। बिल्कुल क्लियर ऑर्डर कर दिए। दूसरे ऑर्डर ये किए हैं कि अब जो है ये जो 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसकी सर्वेलेंस होती थी, जोग्राफिकल सर्वेलेंस, वो नहीं करनी। वो कह रहे हैं हम इंटरफेरेंस नहीं चाहते। ये 2 पॉइंट उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिए, ये हमारे लिखने में काम आएंगे इंडिया मालदीव रिलेशंस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। अब ये हिंदू के साइंस पेज पे देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फ्रूट फ्लाई, जिसको ड्रोसोफिला कहते हैं, फ्रूट फ्लाई पे है। और उसमें कोई न्यूरो केमिकल मिला है साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को, जिसका नाम है टेकिकाइनिन, जो कि फियर से, किसी प्रीडेटर का जैसे फियर होता है ना, तब ये जो है इसमें ये सिक्रेट करती है फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला। और जो म्यूटेशन से फ्लाइज हैं उनमें नहीं होता ये। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें मैंने क्वेश्चन निकाला है ड्रोसोफिला पे। इन ड्रोसोफिला मिलांगो गैस्टर न्यूरोकेमिकल टेकिकाइनिन इज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू फियर ऑफ प्रीडेटर। स्पाइडर इज ए नेचुरल प्रीडेटर ऑफ फ्लाइज। ऐसे क्वेश्चन ना प्रीलिमिनरी में पूछ लेते हैं। और ड्रोसोफिला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि
जेनेटिक्स में ड्रोसोफिला सबसे ज़्यादा यूज होती है क्योंकि इसकी बहुत सारी जनरेशन आ जाती है, बहुत आसान है इसको स्टडी करना, जनरेशन प्रोड्यूस करना। अब ये आसाम के दो ट्रेडिशंस हैं वहाँ के, बुलबुली एंड बफेलो फाइटिंग, दो ट्रेडिशन हैं, उनके बारे में एक बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। और ये हम इस पर सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। इन बुलबुली, इसको सॉन्ग बर्ड भी कहते हैं वहाँ पे, एंड बफेलो फाइटिंग ट्रेडिशंस आर हेल्ड ड्यूरिंग माघ बिहू इन असम। जो माघ बिहू इनका फेस्टिवल है, उस समय ये ट्रेडिशन किया जाता है। देन माघ बिहू इज ए विंटर हार्वेस्ट फेस्टिवल विच टेक्स प्लेस इन जनवरी। हर साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है। और ये दोनों जो ट्रेडिशन है वो विद द कंडीशंस, स्टेट गवर्नमेंट ने कंडीशंस लगा रखी हैं, और तब जो है इनको फेस्टिवल को मना सकते हैं, बुलबुली और बफेलो फाइटिंग। अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट बिल है। व्हाट इज इन ए बिल टू स्टॉप चीटिंग इन जॉब स्कैम। पहला आर्टिकल देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब ये बिल पास होने जा रहा है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अनफेयर मीन किसको कहते हैं इन पब्लिक एग्जाम, बट एग्जाम्स आर पब्लिक एग्जाम किसको कहते हैं, ये द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। अब ये पास होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी जो है एक लैंडमार्क बिल होगा जो कि आपके मेन एग्जामिनेशन में जीएस पेपर में पूछा जाएगा। उसके बाद एक आर्टिकल और देखिए साइड में आप, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। इसमें 5 पॉइंट्स हैं टेक अवेज, पाँचों आपने नोट करने हैं, नोट्स बना लो, ठीक है। और जैसे फीमेल्स एनरोलमेंट, ग्रेटर ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ये आप जो है इस पर 2-2, 3-3 लाइन लिख के, ताकि आपका 10 या 15 नंबर का मेन में आएगा तो आप ऐसा लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखिए स्नो लेपर्ड पे। स्नो लेपर्ड पे मैंने बहुत अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन करा दिए। अब इम्पोर्टेंट इसमें ये है, एक तो आप पिक देखिए 6 हिमालयन स्टेट दिए, जैसे लद्दाख में सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है ना। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये लिखा कि अबो ट्री लाइन 10,500 से 17,000 फीट की एल्टीट्यूड पे ये पाए जा रहे हैं स्नो लेपर्ड, वहाँ पे है। और इनको जो है इनका सर्वे बहुत मुश्किल है क्योंकि ट्रेंचेज में और काफ़ी डिफ़िकल्ट है, चैलेंजेस है। तो अबो ट्री लाइन आपको पता होना चाहिए कि ये मिलते हैं। देन कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख एंड स्पीति मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड है इनकी, ठीक है। और 956 लद्दाख में है ये सबसे ज़्यादा, और 6 हिमालयन स्टेट हैं जहाँ पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप नोट्स बना लीजिए। मैंने इसको 2-3 बार अच्छी तरह से कवर कर दिया, और एनिमल सीरीज में मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से कवर कर दिया, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें। और आपने सिंपली वैल्यू ऐड करना है जो 1-2 लाइन मैंने बताई है इस आर्टिकल से। तो इस तरह से आपने ये सारे नोट्स बना लो आज। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप जो है क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि आपको ना केवल सफलता, बहुत ही अच्छे नंबर से 110 प्लस से आप जो है प्रिलिमिनरी जीएस पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।